हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में और हिस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में। तो ये वीडियो बहुत असेंशियल होने वाला है बिहार एपीओ एज वेल एज बिहार जुडिशरी या जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्ट्री आता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए और फिर आराम से वीडियो देखिए। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 35 है। इससे पहले 34 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें सीआरपीसी, मोटिवेशनल लेक्चर्स, आईपीसी और बहुत सारे लीगल पॉइंट्स, कोरोना के बारे में और बहुत असेंशियल आपको वीडियोस मिलेंगी, तो वो भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से जिसमें हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में। अब ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो 1857 से पहले और एक 1857 के बाद, मींस प्री 1857 एज वेल एज 1857 पोस्ट। तो 1857 में हुई थी म्यूटिनी। अब हम जानते हैं इससे पहले क्या हुआ था और इसके बाद क्या हुआ था। तो दो फेजेस में डिवाइड किया है, कंपनी रूल एज वेल एज क्राउन रूल। तो पहले समझते हैं कंपनी रूल। स्टार्ट करते हैं। कंपनी रूल को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 एज वेल एज चार्टर एक्ट 1853। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे एसेंशियल पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए देखते रहिए। सबसे पहले 1773 में, मतलब ये फेज़ है 1857 से पहले का। तो यहाँ पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर ही इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब इसमें क्या क्या हुआ था, इसका ईयर आप ध्यान रखिएगा। ये पहला एक्ट था जहाँ पर रेगुलेशन शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में आ चुकी थी, लेकिन पहला एक्ट जिसने अलाउ किया था, जिसने रेगुलेट किया था, वो बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उन्हें टाइटल दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो रिप्लेस कर दिए गए गवर्नर ऑफ बंगाल से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। तो वो बने वॉरेन हेस्टिंग। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। बोर्ड होप आपको क्लियर होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इसी ईयर में इस्टेब्लिश हुआ और इसका कोरम भी अक्सर पूछा जाता है। उस टाइम CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 अदर जजेस का कोरम होता था। और आज के टाइम में आप मुझे बताइएगा कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस कितने अदर जजेस रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1784। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसको सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं। अब इसने डबल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, मतलब दो पार्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया गया, कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल। अब कमर्शियल मैटर्स जो थे वो देखता था कोड ऑफ डायरेक्टर्स, कोड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। इसके अलावा पॉलिटिकल मैटर्स जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सारा गवर्नेंस ब्रिटिश के हाथ में था, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कैसे भी सब ब्रिटिश की ऑटोनॉमी थी, सब ब्रिटिश के हैंड्स में था। इसके अलावा चार्टर 1833, इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही रिप्लेस कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वॉरेन हेस्टिंग। ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, वॉरेन हेस्टिंग इधर, और लॉर्ड विलियम बेंटिक वो बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट लॉ कमीशन भी यहीं पर इस्टेब्लिश हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा चार्टर 1853, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिक्रूटमेंट होने लगा सिविल सर्विसेज का ऑन द बेसिस ऑफ ओपन कंपटीशन, और इसके अलावा इसे मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया। तो ये कुछ असेंशियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाएंगे। अगर आपको मेंस का आंसर लिखना है तो आप वो वहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अब यहाँ पर वाइस रॉय बन गए, मतलब गवर्नर जनरल को जो असिस्ट कर रहे थे उनको वाइस रॉय के रूप में देखा गया, और फर्स्ट वाइस रॉय बने लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है।
इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1861, 1892 एज वेल एज 1909। अब 1861 में क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम आया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कि डिपार्टमेंट्स में सब डिवाइड कर दिया गया, मतलब एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। जो मोनोपोली पूरी थी उसको डिफरेंट हेड्स में डिवाइड कर दिया गया, और यहाँ पर भी लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा किया। इसके अलावा 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पर बजट डिस्कशन हुआ, मतलब बजट जो होता है उसका सारा डिस्कशन इसी एक्ट में हुआ। इसके अलावा 1909 बहुत फेमस है, इसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। अब इसमें पूछा जाता है कि मॉडले कौन थे और मिंटो कौन थे। तो मॉडले सबसे पहले जो नाम है वो सेक्रेटरी थे, और जो मिंटो थे वो वाइसरॉय थे। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर है सत्येंद्र सिन्हा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स बना दिया गया। और फादर ऑफ कम्युनल राइट्स, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन बने, लॉर्ड मिंटो, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया गया, 1919 और 1935। 1919 को कहा गया मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और 1935 को कहा गया, वो तो आप सबको पता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था मिनी पार्लियामेंट, यहाँ पे पढ़ा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ गया, यहाँ पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया लेजिस्लेशन को, कमर्शियल मैटर्स एज वेल एज प्रोविंशियल मैटर्स। और प्रोविंशियल मैटर्स को भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया, रिजर्व कैटेगरी एज वेल एज ट्रांसफर्स कैटेगरी। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले मैटर्स थे वो वेलफेयर से जुड़े हुए थे, मतलब चैरिटी से, वेलफेयर से, और जो ट्रांसफर्ड वाले थे वो लोकल इंटरेस्ट से जुड़े हुए थे। इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और बाई कैमरलिज्म भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं। बाई कैमरलिज्म मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस। इसके अलावा 1935 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यही पूछा जाता है, इसमें फेडरल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। अब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, इधर रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसका कोरम क्या था, CJI प्लस 3 अदर जजेस। लेकिन फेडरल कोर्ट का थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर CJI प्लस 6 अदर जजेस, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो डायरकी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी वो यहाँ पर अबॉलिश कर दी गई। इसके अलावा जुरिसडिक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की यहाँ पर 3 फॉर्म्स में, जिसमें ओरिजिनल, एपेलेट एज वेल एज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। इसके अलावा RBI इस्टेब्लिश हुआ 1935 में, अक्सर पूछा जाता है, और इसमें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा 3 फॉर्म्स ऑफ लिस्ट इंट्रोड्यूस हुई, जैसे मॉडर्न टाइम्स में अलग अलग हैं, कंकरेंट, स्टेट और यूनियन। यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई फेडरल, प्रोविंशियल एज वेल एज कॉन्करेंट। बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ, कैबिनेट मिशन 1942। 1942 में बेसिकली इंडियंस को राइट दे दिया गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से, अपनी लिबर्टी से बना सकते हैं, आपको चॉइस है डोमिनियन इंडिया की, मतलब फ्री इंडिया हो गया। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया, प्लान 1946 में, जहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई, इंटरिम गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी सेटअप हुआ, जो ड्राफ्टिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए असेंशियल थी। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, तो आप उसे रेफ़र कर लीजिएगा। यहाँ पर इसे इनैक्ट किया गया लॉर्ड माउंटबेटन ने, मतलब माउंटबेटन प्लान यहाँ पर इनैक्ट हुआ। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बने, सी राजागोपालाचारी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिटिश रूल जो है वो अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, थोड़ी शॉर्ट में, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्शनल फैक्ट्स थे जो आपके प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में या फिर इंटरव्यू तक पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें रेफ़र कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी कीजिएगा। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था
जो आपको हिस्ट्री में एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड को समझने में बहुत असेंशियल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी पावर है, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एज वेल एज जुडिशरी। मतलब 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और बीच में क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीम पावर है जो इन तीनों को गवर्न करता है। तो उसी का अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ता है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए ये वाली एक्ट्स आपको बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में with new interesting facts. Till then, stay tuned, take care and bye bye.